पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजिया नगार इफ्राज जोई साहब हैं और उनके साथ इरफान मिनहाज साहब भी हैं। फरहान असलम लिखा हुआ है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज मैं इफ्राज जोई साहब आपसे ही करूंगा। सर, जो वजीर आजम होता है वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम होता है, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एक कठपुतली वजीर आजम का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके बयानात से कहीं नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम है। और जमहूरियत के अंदर तो हम जोड़ने की बातें करते हैं और जमहूरियत वैसे भी आवाम के मुहंगे के मुताबिक होती है और अवामी फैसले होते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब रजीम चेंज के बाद पीडीएम गवर्नमेंट आई तो फिर भी उन्होंने एक सियासी जमात को टारगेट किए रखा और वो पॉलिसियां बनाई जो अवाम के मफाद में नहीं थी। इसके बाद जब निगरान हुकूमत आती है वो भी पपट गवर्नमेंट थी, उसकी पॉलिसियां तो सबका वाज़ेह थी। अब दोबारा जब पीडीएम गवर्नमेंट आई है तो हमें उम्मीद थी कि ये अवामी फैसले करेंगे, अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले करेंगे, कुछ अपनी पजीराई करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो इन्होंने गलत पर गलत फैसले लिए और इतने सख्त फैसले लिए कि अवाम अब इनसे तंग आ चुकी है और अवाम क्या ताजर, किसान और सहाफ़ी, मजहबी जमातें, हर कोई इस टाइम सड़कों पर एहतजाज कॉल करा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अब दोबारा सर उठा चुकी हैं। और बीएलए ने जब पिछले दिनों वहां पर पंजाबियों को उतारकर, मैं तो पाकिस्तानी कहता, पाकिस्तानियों को उतारकर बेदर्दी से कत्ल किया, तो आज तो इनको वहां पर सर जोड़कर बैठना चाहिए था, कुछ जोड़ने की बातें करनी चाहिए थी, मसालियत की बात करनी चाहिए थी। ये कहते हैं हम सख्ती से निपटेंगे, हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सर, कैसे करेंगे ये खात्मा? पहली बात तो ये है कि आप कहते हैं कठपुतली वजीर आजम का किरदार अदा कर रहा है, किरदार नहीं अदा कर रहा, वो है ही कठपुतली। पहली बात हुई। आप ये देखें कि आप सरफराज बुगटी की बात करते हो, वो क्या जोड़ने की बात करेगा? ठीक है ना, फार्म संताली वाला। फिर नकवी साहब है, ये कहां से है? एक्चुअली इन लोगों को अवाम की नुमाइंदगी हासिल नहीं है। अवाम की जब तक ये नुमाइंदा नहीं होंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहीं खत्म नहीं हो सकती। अब आप देखें, मैं चप्पा चप्पा फिरा हुआ हूँ ये बलूचिस्तान का, ओरिया हमारा कुलीग था, अब उसको पकड़ के बंद किया और 4 दिन का और रिमांड ले लिया। अब यहाँ पे 70 लोग शहीद होते हैं अकबर बुगटी की जो उसकी बरसी के मौके पर, जबकि चाइना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया होता है। ये बहुत कम लोगों ने ये इसको रिलेट किया कि जब चाइनीज जो सीओएस है, आर्मी चीफ, इधर बैठा, वो तो सलामी दे रहे हैं, ठीक है ना। और उस वक्त से लेकर अकबर बुगटी से लेकर आज तक वो बलूचिस्तान ठंडा नहीं हुआ, जोड़ने की बात अभी भी नहीं हो रही। अब 70 बंदों की, इनका प्रॉब्लम क्या है? 70 बंदे शहीद होने के बावजूद प्रॉब्लम ये है कि जरदारी साहब और वो नकवी जो है वो फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं कि वोट असी किस तरह लेने हैं ना को, ठीक है ना। और वो सारे ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जजों को तादाद कैसे बढ़ानी है, ठीक है ना। वो जो फैसला आएगा आइन में क्या तरमीम हो सकती है या कोई इस तरह का पैकेज लेके आया जाए, तो ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। हाँ, पता नहीं क्यों ये ऐसा कहा जाता है। 2012 में अमेरिकी सेनेटर ने बाकायदा ये कहा था कि जनाब ये बलूचिस्तान की आजाद हैसियत को तस्लीम किया जाए। ये आज की बात नहीं है कि बलूचिस्तान को तोड़ा जाए। अब दूसरा रिकॉर्ड, इनको पैसे नहीं दे रहा, सऊदी अरब ने नहीं दिया, चाइना ने दिया और ये यूएई, ये इन्होंने दिया। इस वजह से आईएमएफ का पैकेज का कोई इम्कान नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो आप इस सूरत हाल में देखते हुए इन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कहा केएसए वालों ने, मोहम्मद बिन सलमान वगैरह, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला कि हम देंगे ये थ्रो अवे प्राइस पे जो रेकोडेका का सोना है, ये मैं पहले 15% दे दो, ये साथ है, इस पर वो बातचीत चल रही है। तो मुझे नहीं समझ लगती कि ये दहशतगर्दी जो है ये किस तरह इनसे खत्म होने का तस्वर ही नहीं है। और उसको कह रहे हैं अफगानिस्तान को के जनाबे वाला टीटीपी कोई जो हाइडआउट्स हैं दहशतगर्दी वो यहाँ से खत्म की जाए। और टीटीपी वो कहते हैं, पहले बताओ अगर टीटीपी के अंदर अपने घर के अंदर अगर वो इंडियन रॉ का जो बल्कि फॉरेन मिनिस्टर जो उनकी सलामती का जो अमूर का मिनिस्टर अजीत दोवल,
वो ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आईएसआई के जो है लोग जो हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर वारदातें की हैं, हमने उनको पाकिस्तान में घुसकर मारा है। वो उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वो कोई मैंने बयान नहीं सुना आईएसपीआर की तरफ से कि जनाब हम काउंटर अटैक करेंगे, उसी तरह जिस तरह वो इमरान खान के जमाने में उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा, काउंटर अटैक किया था, नीचे बंदे मारे थे, नीचे लेके आए थे और उन्होंने कबा मार दिया था हमारा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ आप बात कर रहे हैं ना, जब तक इनको अवामी हमायत हासिल नहीं होगी और अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, उस वक्त आप भूल जाएं ये कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। देखें, टारगेट ये है कि आपका ग्वादर के अंदर यूएई का भी इंटरेस्ट है। यूएई के कभी भी नहीं चाहेगा कि ग्वादर पोर्ट जो है वो इसको ग्रो करे, क्योंकि उसका दुबई जो है उसके अंदर है क्या, सिवाय वो पोर्ट, वो फ्री जो है पोर्ट है बस। हाँ, तो वो के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी चाइना की तरफ से की गई है। और इस टाइम सुनने में आ रहा था कि जो ग्वादर एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। और ग्वादर के अंदर जब ये वहां पर दहशतगर्दी हुई है उसमें बलूचिस्तान के अंदर, तो मुझे लगता है फिर सारे के मनसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर अगर देखा जाए तो हमारे हुक्मरानों को तवज्जो देनी है अपने घर की तरफ, लेकिन अब ये पपट्स जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि दुबई के भी हुक्मरानों की उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इनको सबको समझ आ गई है, ग्वादर चल पड़ा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हमारी मुश्किल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखें, मेरी बात सुने, अभी ये इन्होंने जो सलामी दी है ना दहशतगर्दों ने, वो दहशतगर्दों ने सलामी दी है जब आर्मी चीफ जो है चाइना का पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास बैठा हुआ था, ठीक है ना, और उधर उन्होंने ये कार्रवाई डाली है। सी पैक का ऑपरेशन उन्होंने अब इनको आउट करना शुरू कर दिया है। वो ऊपर से ले वो अफगानिस्तान के जरिए, बल्कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है इनडायरेक्टली वो तस्लीम कर रहे हैं उसको चाइना, क्योंकि इनका ये है कंफ्यूज, इनको कोई पता नहीं चल रहा कि हमने अमेरिका की सपोर्ट करनी है या चाइना की सपोर्ट करनी है, किस तरह हमने करनी है, ठीक है। और भारत अपने पत्ते खेल रहा है। लकीली भारत का जो है इस बार जो मोदी है वो उस मैंडेट के साथ नहीं आया, वो जरा वीक है। लेकिन आप ये समझें कि ये 20 बंदे इधर शहीद हो जाते हैं, आप पुलिस वाले, ठीक है ना, और वो उसको जनाब कहते हैं ये कच्चे के ऑपरेशन में। आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त जो अब बंदियाल ने कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ने, तो वजीर दफा क्या कहता था कि जनाबे वाला हमारी फौज जो है वो कच्चे के ऑपरेशन कर रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ कर रही। तो बल्कि मैंने उसको आईएसपीआर के जो जनरल साहब है उसको कहा भी था कि जनाबे वाला वो पता करके बताएं, अब तो 1 साल हो चला है, वो कच्चे के ऑपरेशन में से फौज ने मार दिया कि नहीं, वो टोटा जो 20 किलोमीटर का है, तो वो जनाब अभी तक वो ऑपरेशन जारी है या नहीं, क्योंकि उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। उनको वो दहशतगर्द नहीं कहते, उनको डाकू कहते हैं, जबकि वो उनको दहशतगर्द का। तो ये अगर मेरे साथ देखें ना सर, अभी डिटेल से बात करते हैं। मेरे साथ चूंकि फरहान असलम भी है, इसकी भी सियासी अमूर पर गहरी नजर होती है। पहले तो फरहान बताइएगा, जो बलूचिस्तान का वाकया हुआ है ये हमारी नाअहली है ना, और ये क्या समझते हैं ये सियासी मसला है और सियासत से ही हल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जाकर उसको सख्ती से निपटने की बात की है, सियासी मामला को सियासी तरीके से हल करने की बात नहीं की। असद काजी साहब, ये मामला जो आप बलूचिस्तान का मामला है ना, इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो ये मौजूदा रजीम है इनका फोकस क्या है। देखें, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर हमें सिक्योरिटी के हवाले से अदम इस्तेहकाम का शिकार बना रहे हैं, या पाकिस्तान के जो खारजी मसाइल पाकिस्तान के लिए खड़े कर रहे हैं, उनका फोकस बिल्कुल राइट है, वो अपने फोकस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत, उसकी तरजीहात, उसके फोकस में ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं है।
अगर आप बलूचिस्तान के मामले को सियासी देखते हैं तो आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान के इस सियासी मामले को मौजूदा रजीम में कौन सा बैठा शख्स है जो हल करेगा, जिसकी इतनी वुकत किसी न किसी जगह पर सियासी तौर पर मौजूद हो कि वो इसको हल करे। फिर आप ये भी समझ जानते हैं कि ये जो निज़ाम है ये हाइब्रिड निज़ाम है, यानी यहाँ अस्करी क़ियादत हर फैसले पर में शामिल, एक तरफ उनका फोकस है। देखिए, जो अस्करी क़ियादत होती है उनकी तैयारी जो होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, उन्होंने जो अपना वक्त गुजारा होता है, वो हर मामले को ताकत के जोर पर हल करना चाहती है। और जब ठीक। आपके निज़ाम में ऐसे अफराद जिनकी ग्रूमिंग ये हुई हो, जो शुरू से लेकर अब तक सीखा उन्होंने ये हो कि हर मामले को अपने ऑर्डर के जरिए हल करना है, ताकत के जरिए हल करना है, फिर वो आपके निजाम के फैसलों में अपना ना इतना पावर रखते हो कि दूसरा जो सियासी कुव्वतें उनके जो राय है, फैसले हैं, उनकी कोई वुकत ना हो, तो वहां ऐसे ही डिसीजंस आते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने किए। अगर तो शहबाज शरीफ का जी सर, दोबारा मैं सवाल समझा नहीं आपका। सर, आप ये समझते हैं कि ये बांग्लादेश वाली तारीख दोहराई जा रही है? सर, ऐसा तो बांग्लादेश के टाइम पे हालात और थे, दौर और था, मीडिया और था। आप एक बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की निज़ाम सियासत में पाकिस्तान के नौजवानों का किरदार इतना ताकतवर हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ामों में, पाकिस्तान के निज़ाम पर हावी रहने वाली कुव्वतें उनके सामने खड़े होने से घबरा रही हैं और उनके सामने खड़े होने की वजह से गलत फैसले भी कर रही हैं। मामला यह है कि अगर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के मामले पर खुद फैसला करें, खुद से मुराद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर खुद फैसला करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर खुद फैसला करे और उनके फैसलों की वुकत हो, उन्हें ताकत हो, तो ये इसका सियासी ही फैसला करेंगे। लेकिन क्योंकि निजाम ऐसा है, इनके सियासी लोगों के फैसलों की वुकत निजाम में नहीं है। निजाम हाइब्रिड चल रहा है और अस्करी क़ियादत के फैसलों की वुकत ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, और वो उनकी ग्रूमिंग ये है कि हर चीज ताकत के जरिए मनवानी है। सियासी लोगों की होती है कि वो बातचीत के जरिए मिलाते हैं। मुझे देखे ना, आप शहबाज शरीफ को आजाद छोड़, आप आज बलूचिस्तान गए तो शहबाज शरीफ क्या आजाद रहन के साथ गए हैं? शहबाज शरीफ किसी से तो लेकर गए हैं लिमिटेशन। उन्होंने अपने खिताब में सिविल क़यादत का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि हम आर्मी चीफ की क़यादत में ये मामला हल करेंगे। तो आर्मी चीफ की क़यादत में हल करेंगे तो ऑपरेशन के जरिए करेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं बहैसियत वज़ीर आज़म इस मामले को देखूंगा, हल करूंगा, तो वो सियासी तरीके से होता। देखिए, फोकस, फैसले करने की ताकत जिन जहनों के पास है वो तो इसी तरह करेंगे। तो फिर ये बात तो आ सकती है ना कि डंडे के जोर पर भी अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को डंडे से हाँक कर एक जगह लें और फिर बात करें जी सदर से या वज़ीर आज़म से, तो शायद कोई बात बन जाए। डंडे के जोर, आपने फैसला ही डंडे को दिया हुआ है ना, फैसले की कुव्वत आपके निजाम ने डंडे को दी हुई ना। आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं देते? पार्लियामेंट के सेशन हुए ना 3, इन 3 सेशंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोई बहस करवाई? वहां से कोई रहनुमाई लेकर बांग्लादेश गए? वो उन्होंने किससे मुलाकात करके बांग्लादेश गए? अगर तो वो पार्लियामेंट से जाते ना तो वो तो फिर बात समझ में आती। यानी हमारे लोग, देखिए, आप हमारे लोग भी नहीं चाहते, हमारी सिविल क़यादत भी नहीं चाहती। पार्लियामेंट के इजलास हो रहे थे ना, अब ये बेवकूफ इजलास हुए हैं। आज जो हमारे वजीर कानून है, उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट्स है, उनसे तो जो पिछले 2-3 हफ्तों में जो एक बयानिया बन रहा था वो सारा उड़ गया। इसका मतलब जितने इजलास हुए बेवकूफ हुए, उसमें बलूचिस्तान डिस्कस कर लेते। वो कहते मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ, ये पीटीआई बैठी है, ये पीपल्स पार्टी बैठी है, मैं क्या करने जाऊं? उन्होंने इनसे नहीं पूछा, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि डंडा ले जाओ। और डंडा भी तुमने नहीं चलाना, डंडा भी हम भी चलाएंगे। तुम जाके बताना डंडा चलेगा, भाई कौन चलाएगा? वो चलाएगा। फिर तुम क्या करोगे? मैं बताने आया हूँ डंडा चलाएंगे। इस तरह मामला हल नहीं होते। हमारी सिविल क़यादत को देखिए, हमें सोचना होगा, समझना। अगर आपने मामला हल करने, अगर नहीं करने तो ये बलूचिस्तान चल रहा है,
ये पिछले हम मुशर्रफ के दौर में हमने ये हमारे पास खबरें आती थी कि भाई अभी आप बलूचिस्तान में जाओगे तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, अभी आप ये सुनते सुनते हमें 20 साल हो गए। तो ये आगे मजीद खराब से खराब होगा। ठीक तब होगा कोई भी सियासी कुव्वत हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी हो, जो सियासी लोगों से पूछकर जाकर बात करेंगे। अगर तो वो पूछेंगे डंडे वालों से तो वो तो ये कहेंगे ना, अभी मैं डंडे वाले से पूछूंगा, वो तो ये तो नहीं कहेगा आप जाके गुफ्तगू करेंगे, वो जाके मेरे पास तो डंडा है मैं डंडा चलाऊंगा। सियासी लोगों को सोचना चाहिए अगर बलूचिस्तान का मसला हल करना है। नहीं करना है तो ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। तो वो भी कोई बलूचिस्तान का वो पूछ के गए थे, उनसे पूछा मैं क्या करूं, उन्होंने डंडे चलाएंगे, उन्होंने जाके बता दिया डंडे चलेंगे, बात खत्म होगी। चले चौधरी साहब, फिर क्या समझते हैं? मैंने देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने 6 आर्मी चीफ लगा लिए हैं। अब 6 आर्मी चीफ लगाने के बाद भी वो इस टाइम अभी तक सियासत में मैच्योर नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान में आजादाना सियासत कर सके। अब उसको फिर भी कहीं ना किसी आर्मी चीफ के मरहूने मिन्नत ही बैठना है। अब उसकी जगह दूसरा किरदार आया उसका भाई शहबाज शरीफ। अब वो उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो गैर जमहूरी है। आते तो कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, लेकिन फिर बूट को इज्जत देना शुरू कर देते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये पहला आखिरी मौका नहीं था इनके पास? पहला और आखिरी इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी और ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रोल बढ़ा दिया। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि गरिबान किस वक्त पढ़ते हैं और पांव किस वक्त पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपने 5 आर्मी चीफ्स का जिक्र किया है नवाज शरीफ के हवाले से। आप मुझे ये बताएं इन 5 आर्मी चीफ के साथ इसकी लड़ाई हुई है कि नहीं हुई? ठीक है ना, इसी बुनियाद पर हुई है, ठीक है ना। और एक आर्मी चीफ आसिफ जंजुआ के साथ पर उसके साथ पर कत्ल का मुकदमा भी उसके साथ किया जा रहा था। मुझे याद है मैं उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में था, 6 जनवरी 1993 की बात है। उस वक्त पीएस पर इल्जाम लगा, ये अचानक मरा। उसकी मिसेस थी आसिफ जंजुआ को, उससे पहले उसने BMW की चाबी दी उसको जाके कि हमारे हक में बात करें जाके ना, तो वो उसने लेने से इनकार को, मुनीबा थी शायद उसका नाम, मुनीबा जंजुआ, उसको वापस की जाके। फिर आप देख लें जहांगीर करामत के साथ क्या किया, उसको इस्तीफा देने पे मजबूर किया। जो मुशर्रफ को लेके आया था 3-4 जनरल जो रिटायर करने के बाद, उसके साथ क्या किया, तो उसने फिर जियाउद्दीन भट्ट को लेके आया ISI चीफ, जो इंजीनियर का था, उसको जबरदस्ती शेख रशीद के भावड़ा बाजार में बिले लगाए और उधर लाके। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस किस्म की हरकत से ये इसके ज़हन में वो जो 2/3 मेजॉरिटी थी उस वक्त इसकी, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त ये चाह रहा था कि मैं अमीर मोमिनीन टाइप की कोई चीज बन जाऊं, ठीक है। जो पावर हंगरी है, आपने डॉक्टर फॉस्टर को पढ़ा हुआ है, वो क्रिस्टोफर मार्लो का बड़ा मशहूर ड्रामा है, जिसमें ये था कि वो डॉक्टर फॉस्टर जो है अपने जादू या टूने के जरिए ना वो मुख्तलिफ शैतानों को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है ना। वो शैतान जो इसके हुक्म बजा लाते थे। अब जब शैतानों ने देखा कि हर पुट्ठा का साढ़े को लोग करान दिया, तो उल्टा वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो लंबी कहानी हो जाए, ये जो लस्ट फॉर पावर है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। क्या आप हम अपने तौर पे मजबूत करते हैं अपने आप को? सॉरी, मैंने कहा मौका नहीं था तमाम सियासी पार्टियों के पास ही नहीं, मैं ये बताता हूँ ये बहुत अच्छा मौका था, बल्कि इसके जो है, जो इसके रतन थे, 9 रतन जो इसके करीब रहते थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये हुकूमत मत लें, आप इसको रिजेक्ट कर दें। वो दिन उसके साथ ये किया, उसने कहा नहीं मैंने बाय ऑल मींस हुकूमत लेनी है। फिर वो जनाब बैनर वो क्या छुपवाए इन्होंने, इश्तिहार फुल पेज के अरबों रुपया खर्च किया, वजीर आज़म नवाज शरीफ। अब मियां साहब ने वो उसने किया चीट, लंदन प्लान के में सिर्फ एक चीज पे मियां साहब नवाज नहीं आए, क्योंकि उनको पता था यही आर्मी चीफ वाली बात 5 के पिछले 5 के साथ इसने क्या सलूक किया। अब भी यही भागना चाह रहा है उधर लंदन 5 तारीख की 15 तारीख की सुना उधर टिकट भी बुक करवाई हुई है, वहां शान अली खड़ा इस्तकबाल करने के लिए शानदार। तो वहां पे ये इस वजह से ही है ना कि मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ ये वहां जाके बात करेगा। इससे इस आर्मी चीफ के साथ भी ये कभी भी नहीं चल सकता, ठीक है, लेकिन यहां से निकलना चाहता है।
चाहता थे वोट को इज्जत के बजाय पहले वोट को इज्जत देता। अगर ये वोट को इज्जत देता और तो सबसे पहले बात इसको फौरन 47 वाली हुकूमत कबूल करनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा मैं हार गया हूँ यास्मीन राशा से और मेरी बेटी भी हार गई है उससे महर शराफत से, तो मैं जनाब घर बैठा हूं और इलेक्शन दोबारा लड़ूंगा। ये इस तरह पॉलिटिशियन बनता नहीं सर, मुमकिन ही नहीं है। चले अब बात मुमकिनात की आपने इफ एंड बट्स की बात की ना, तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ इस हवाले से, तो इसकी स्ट्रिक्ट में नहीं है। ये आखिरी इसका आखिरी मोहरा है। ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना पूरी दुनिया के अंदर, अवाम की नुमाइंदगी की बात आप ये देख लें। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, आपने रीजन के अंदर आप देख लें, इंडोनेशिया में जुलूस निकला, पार्लियामेंट को घेरा हुआ है, उसके सदर ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक मामूली सी तब्दीली करवाई है लॉ की कि अपने बेटे को जकार्ता का गवर्नर बनाना चाहता था, उसके एज में फर्क था, और पूरी पार्लियामेंट को घेरा हुआ है उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। अब ये 30 अगस्त को जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इनकी जान निकल रही है, पकड़ के उनसे व्यू दारे के हमारा पीटीआई से कोई आईएसएफ पीटीआई के अंडर बराह रास्त है ही नहीं है। अब ये स्टूडेंट्स इस कदर खौफ ज़दा है, तो मैं नहीं समझता, जिस तरह आपकी भी फाइंडिंग यही है, इस बंदे के अंदर आप ये आखिरी दुनिया का आखिरी क्रिएचर है जो इस किस्म का है, जिसको हमारी मॉडर्न ये जो नई जनरेशन है वो कबूल नहीं कर रहे। शऊर या इर्तकाई मराहल से गुजर। इमरान का सबसे बड़ा क्या कारनामा है, उसने क्या किया है? उसने नमल यूनिवर्सिटी में ये कोई कारनामा नहीं, उसने 3 4 5 जो है शौकत खानम बनाए, ये कोई कारनामा नहीं। उसने सबसे बड़ी बात ये जो शऊर है उसके इर्तकाई स्टेटस से लेकर उसने एक ऐसी जगह पहुंचाया जो नुक्ता अरूज पर है शऊर। ये शऊर वापस नहीं होता, जो मर्जी आप कर लें, आप ये बेच नहीं सकते। अब ये वाली बात के बूढ़ को पॉलिश करो और हम यक जान दो का लब है। आप अंदाजा करें यक जान दो का। आपने कभी सुना है कि लंदन के ये यूके के आर्मी चीफ का क्या नाम है? या पता है आपको क्या नाम है उसका? आपको पता है कि यूके के MI6 के चीफ का क्या नाम है? आप इंडिया के आर्मी चीफ का बता दें, नेपाल के आर्मी चीफ का नाम बता दें, कोई मुझे बताए ना। अब क्या आप वापदा का चेयरमैन जो है वो भी 22वें ग्रेड का आदमी है, ठीक है, वो दूसरा भी। तो ये ताकत की जो बात कर रहे हैं डंडे की, और ये डंडे से मुझे एक डंडा मैंने देखा उधर कलात का जो पहला यूब खान का था, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, उन्हें गौस बख्श रईसानी की बात कर, गौस बख्श रईसानी असलम रईसानी का बाप था, उसको कत्ल कराया रिंदों ने। तो ये उसके बाद से जब आखिरी वो सब कुछ खत्म हो गया था। अकबर बुगटी बाइंडिंग फोर्स थी। इस वक्त अकबर बुगटी को कत्ल किया, मेरी शाहजहान के साथ काफी इसराम, तो बरामदाद बुगटी विराम में चला गया, फिर इनसे अभी ऐसी सूरत हाल के अंदर फॉरेन एलिमेंट दाखिल हो जाता है। राह क्यों ना बंदे खराब करे, राह क्यों ना कैप्चर करे, क्यों ना वहां के अंदर अभिनंदन वहां सारा जो कुछ जो हमने पकड़ा है वो ये इसको विंग कमांडर को जो बलूचिस्तान से करप्शन का। चले मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ। फरहान, अब आखिरी 2 मिनट है, मुझे बात मुकम्मल जरा आपने पहले करनी है। एक तो आपने कहा था कि स्टूडेंट्स का जो शऊर है जो बाहर निकल आया, अब ये इनसे कंट्रोल नहीं होंगे। दूसरा मुझे बताएं कि इन पूरे हालात के अंदर पीपल्स पार्टी बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो जैसे तमाशा नहीं देख रही। क्या उनको बारी मिलने जा रही है या ये हुकूमत खत्म होने जा रही है? और सिंध की अवाम, सिंध का नौजवान क्या सोच रहा है? असद कादरी साहब, सखात चौधरी साहब ने बहुत सी चीजें बड़ी क्लियरली बता दी। सिंध का नौजवान भी वही सोच रहा है जो पाकिस्तान का नौजवान, पंजाब का नौजवान सोच रहा है। देखें, हमारा जमहूरी निज़ाम इर्तका पाते पाते हम 90s में सियासत 50 साल से ऊपर के लोग करते थे। वोट देने का शौक भी 50 साल से ऊपर के अफराद को होता था, और 40 साल के ऊपर के अफराद बड़ी मिन्नतें मराहत करके जाया करते थे। कंपेन चलना करती थी, वोट डालें वोट डालें वोट डालें। फिर मुशर्रफ का दौर आया, 2002 के इलेक्शन, 2003 के इलेक्शन आए, 2008 के इलेक्शन आए। हम सब ने देखा कि कंपेन्स चलती थी, वोट डालें, और हुकूमती सतह पर कंपेन चलती थी। 2024 का इलेक्शन ऐसा है जहां किसी भी सतह पर
ना हुकूमती सतह पर, ना मीडिया की सतह पर कंपेन नहीं चली कि वोट डालें। मतलब पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का 2024 का इलेक्शन सबसे अनोखा इलेक्शन था। वरना हमारी इलेक्शन कमीशन की, पाकिस्तान टेलीविजन की, मुख्तलिफ एनजीओ की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट खुद बाज़ाते खुद वो इसमें इन्वॉल्व होती थी। लोगों को निकाला जाता था घरों से, उन्हें कहा जाता था वोट डालें, आपके वोट के साथ तब्दीली आएगी। और 2024 का इलेक्शन है, ना एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, ना पाकिस्तान टेलीविजन ने कोशिश की, ना पाकिस्तान में कोई एनजीओ ने कोशिश की, उन्हें इजाजत ही नहीं दी गई। किसी भी जगह पे आपको नजर नहीं आया होगा। तो वोट दिया है, मैंने इतना देखा है। मतलब ये पहली दफा हुआ। अब क्या ये हमारे जमहूरी इंतखाबी निज़ाम में हमारा 18 साल से बड़ा जिसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो चुका है, वो अपने पोलिंग स्टेशन को ढूंढकर अपनी मर्जी के निशान पर, अब मर्जी का निशान, पार्टी नहीं, अपनी मर्जी के निशान पर कैंप कर रहा है। ये जो साइन है, देखे ना, ये कितने साल हुकूमत चलेगी? 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी ना। ये जो साइन है, ये साइन हमारे निजाम के ऊपर कब्जा माफिया के लिए बड़ा परेशान कुन है। ये सिर्फ कब्जा माफिया वो नहीं है जिन कुव्वतों को हम कब्जा माफिया कहते हैं, ये तो कब्जा माफिया है ना। सिंध में पीपल्स पार्टी तो आपको पता है बिला शिरकत गहरे एक 15 साल से इक़्तिदार के मजे ले रही है। डिलीवरी कुछ नहीं है, बर्बादी है सिंध के अंदर। वहां इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? सर इनकलाब वहां इसलिए नहीं आ रहा, सिंध का जो एमएलए और एमपी है ना, आप उसको पढ़ें। अब सिंध के ऊपर, अब उनको पता है अब हमें बेनजीर भुट्टो वोट नहीं मिलेगा, जरदारी वोट नहीं मिलेगा। सिंध का एमपी उताक में बैठा है, सिंध का एमपी कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो लोगों के साथ खड़ा है, बैठा है, उठा है, उनके पोतगियों पे जा रहा है, उनकी शादियों पे जा रहा है। ऐसी दर्जनों मिसालें होंगी। अच्छा, वो खौफजदा भी है। पहले जो सिंध का, हमें 90s का जो सिंध का एमपी था, वो चंद लोगों से मिलता था। अब जो 2023, 24, 25 का एमपी है ना, वो आज बरसात हो रही है। आप सिंध के व्हाट्सएप ग्रुपों में अगर हो, मैं आपको तस्वीरें अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो सिंध के जिस इलाके में बारिश हो रही है, सिंध की हुकूमत की तबाही पर सिंध का एमपीए लोगों के साथ खड़ा है, सिंध का एमएनए लोगों के साथ खड़ा है। अपोजिशन नहीं है ना। ये देखें, आपके पहले वसाइल लूटते हैं, वसाइल लूट कर फिर आपके मसीहा बनते हैं। पहले तो मुझे बताएं, अब सैलाब भी सुनने में आ रहा है कि अगर सिंध में सैलाब आ जाता है, दरिया सिंध में, तो फिर जाके वहां फोटो शूट करवाएंगे और बातें करेंगे। हर एक कालाबाग डैम की बात नहीं होती। बहरहाल, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फरहान, कल फिर आपको मौका देंगे, आप डिटेल से बात कीजिएगा। एक छोटी सी बात बस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है ना। इधर से वो कौन भेज रही है, उस्मा जो है बुखारी, और वो सारे ईमेल कर रहे हैं उसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, वो मरियम नवाज वाला, तो उसको कह रही है ये तो दहशत गर्द है। वो हंसे उस पर के ऊपर। तो हमें सजेस्ट किया कि भाई जनाबे वाला, तुम भी अपने आबाई जो है, तो तुम्हारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो तुम्हारी साबका जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल ठंडी हुई, तुम भी उसका इलेक्शन लड़ लो, ठीक है ना। तो या उसको उल्टा उसे काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये इस किस्म की हरकतें कर रहे। अब ये मुझे बताएं कि ये सीरियसनेस की इंतहा है कि जनाबे वाला नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। आप इससे अंदाजा करें कि इनकी सीरियस, और कहता है ये एसएचओ का, मामूली एसएचओ का काम है कि उनको रगड़ दे। उन्होंने एसएचओ देख ले 22 बंदे मार दिए, और मिलते करके जो बंदा छुड़वाया इन्होंने, एक मुजरम को छोड़ के फिर कहते कि हमें ये हो गया। अब देखते हैं कि एसएचओ क्या करता है वहां पे जाके। वो तो बड़ी लंबी हो जाएगी बात बलूचिस्तान की, क्योंकि मेरे ज़हन में बातें आ रही हैं। जी कैसा हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट तजर्बे करती है, और ये कैडर ने कहा था ये तजर्बा गाह बनेगी, लेकिन ये तजर्बा गाह हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बन गई है। पता नहीं तजर्बा गाह कहते हैं, कोई शर्म गाह कहता है, कोई बात करता है, पता इस तरह की बातें ये करते हैं कमबख्त। चले, आपका बहुत शुक्रिया जैसा, आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी टाइम दोबारा वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।